गुड मॉर्निंग। कुछ होमवर्क दिया गया है? वो पीछे वाले लोग नहीं आए आज। हाँ। अच्छा, और वो अरुणिमा नहीं आई छुट्टी पे? तो देखो, अभी एक दिन में एक पार्ट हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो अभी अपना जो खत्म हुआ है, दिस इज द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। चलो, एक बार इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। एक टेबल बनाओ, हेडिंग डालो, एटॉमिक बातें नहीं, ये सबको बनाना है। पहला पॉइंट बोलो बेटा। ये सारा एक जगह हम एक बॉक्स में लिखेंगे, बस आपको यही याद रखना है जो बॉक्स में लिखने वाले हैं। बोलोगे तुम लोग, क्योंकि कम से कम 5-6 बार हमने रिवाइज करा दिया है। तो पॉइंट नंबर 1, ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स में देयर आर टू पॉसिबिलिटी। पहला है लेफ्ट टू राइट। दो, सारे लोग इस बॉक्स को बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं, बस आपको ये शॉर्ट समरी याद रखना है। फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन ट्राई करना। ये पार्ट नंबर 1 है। तो ट्रेंड्स में दो तरीके से हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट इज द L2R, सेकेंड इज द T2B। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज होता है, बोलते रहो, साइज डिक्रीजेस। इसको ऐसे लिखना है। टॉप से बॉटम जाने पे, इसको बार बार आप पढ़ते रहोगे ना, तो अपने आप आपको सारी चीजें समराइज हो जाएंगी। टॉप से बॉटम जाने पे जो साइज होता है बेटा, आप लोग बताइए। इनक्रीज, ये पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या था? बोलो। इनॉट गैस। तो पॉइंट नंबर 2 इज द inert gas have highest atomic radii in periodic table, in PT। ये दूसरा पॉइंट था। देखो, कम से कम 10 बार मैं ये सारी चीजें समराइज कर चुका हूं, लेकिन आज फिर से ये लास्ट टाइम लिखवा रहा हूं। अब आपको बस ये टेबल ही याद रखना। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर जो 3 था वो किसके लिए था? डी ब्लॉक के लिए। तो डी ब्लॉक के लिए यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के लिए बेटा पहले L2R जाते हैं। तो डी ब्लॉक में पहला पॉइंट है फ्रॉम L2R, लेफ्ट टू राइट जाने पे। बताओ, याद है कहां तक? Fe तक क्या होता है? डिक्रीज करता। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। तो दिस इज द साइंस टीचर विनीता कुमारी फेविकोल को नहीं छूना जना। यहां से यहां तक बेटा Fe तक डिक्रीजेस, यहां से यहां तक डिक्रीजेस। फिर उसके बाद ये वाला जो होता है, दिस इज द इक्वल। अभी मैं देख रहा हूं कितना सजा के लिख रहे हो, क्योंकि यही सारा क्वेश्चन इसी पे होने वाला है। फिर उसके बाद क्या करता है बेटा? इंक्रीज। डिक्रीज का मतलब आपको पता है। इंक्रीज का मतलब ये।
ये डी ब्लॉक के लिए पॉइंट नंबर 1 है, लेफ्ट टू राइट। ये 3D 4D 5D सबके लिए है। और देख रहा हूँ तुम लोग पहले कैसे लिख रहा है। आज मैं भी थोड़ा दो चार लोगों को बाहर फेंकूंगा तब सुधरेगा तुम। पॉइंट नंबर 3 इज द फॉर डी ब्लॉक के लिए लेफ्ट टू आर, लेफ्ट टू राइट के लिए देखो बस ये वाला, तो ये 3D के लिए जो सेम रहेगा, सेम एज 3D 4D 5D। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, सेम किसके लिए, 3D फिर 4D फिर 5D। ये सेम L2R वाला काम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं टॉप से बॉटम के लिए। बस आपको ये वाला पेज याद रहेगा तब भी आप क्वेश्चन कर लोगे, इसलिए बार बार सारे चीजों का आपको लिखवाया जा रहा है शॉर्टकट। अब हम आ जाते हैं सेकंड। सेकंड इज द टॉप से बॉटम बात करते हैं डी ब्लॉक के लिए। सेकंड पॉइंट, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम के लिए बेटा देखो, ग्रुप नंबर 3 के लिए अलग रूल होता है, बाकी सारे के लिए क्या होता है बेटा, अलग रूल। तो ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या होता है, SCYLA क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो टॉप टू बॉटम में पॉइंट नंबर 1 बोलो, ग्रुप नंबर 3 लिख लो। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 में क्या होता है बोलो, SC फिर Y फिर LA। ग्रुप नंबर 3 ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये हो गया टॉप से बॉटम में पॉइंट नंबर 1, ग्रुप नंबर 3। अब उसके बाद लिख लिया बेटा आप लोगों ने, शिवा लिख रहे हो ना बढ़िया से। सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने वाला है, बस ये बातें एकदम अच्छे से रट जाओ, फिर इसी को अप्लाई करो क्वेश्चन में, अपने आप सारा क्वेश्चन बन जाए। तभी डी ब्लॉक की बातें चल रही है। डी ब्लॉक में पॉइंट नंबर 1 लेफ्ट टू राइट के लिए ये वाला ट्रेंड्स फॉलो करना है। टॉप से बॉटम में ग्रुप नंबर 3 के लिए आपने लिख लिया। अब उसके बाद ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12 पॉइंट नंबर 2 लिखे, लिखे बेटा, नेक्स्ट पेज पे चले, लिख लिया, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। इतना बार मैं बोल चुका, मुझे लग रहा है तुम लोगों को तो रट जाना चाहिए अब तक। कितनी बार क्लास में डेली 10-10 बार बोल रहा हूँ 3 दिनों से। नेक्स्ट, चले बेटा नेक्स्ट पेज पे, बोलो। अभी तक चलो, अब देखो फिर से देखो, मैं रिमाइंड कर रहा हूं, अभी सारी बातें डी ब्लॉक के लिए चल रही है। डी ब्लॉक के लिए L2R के लिए बस यही वाला पॉइंट याद रखना है। टॉप से बॉटम के लिए 2 पॉइंट याद रखना है। पहला ग्रुप नंबर 3 के लिए ये रखना है। अब ग्रुप नंबर 4 टू नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं।
ग्रुप नंबर, कहां से कहां तक बोलो, 4 से लेके ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12। आप बताइए, टॉप से बॉटम की बातें चल रही है, ये भी फिर से बोल रहा हूं, टॉप टू बॉटम। तो बेटा देखो इसमें क्या होता है, 3D 4D 5D। इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, 3D मतलब स्कैंडियम वाला, 4D फिर उसके बाद 5D। तो ये होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है। 3D 4D में कौन ग्रेटर होता है, इसके लिए यही वाला पॉइंट सफिशियंट है। 3D देखो मैं फिर से बोला, 3D को अब वो डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन बीच में रहेगा तो स्कैंडियम आ जाएगा 3D में, अगर हाइड्रोजन ऊपर रहेगा तो स्कैंडियम आ जाएगा 4D। तो आप लोग फैमिली भी लिख लो भाई, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये वाली कौन सी फैमिली आता है बोलो, स्कैंडियम। ये वाली कौन सी आती है, वाई। ये और ये वाली एल ए। अब बेटा नेक्स्ट, ये देखो डी ब्लॉक वाला काम हो गया अपना। अब आ जाते हैं हम लोग, एक लास्ट पॉइंट बच रहा है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इज द रेडियस ऑफ एल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ। अगर आपसे पहले ये देखना है प्रायोरिटी नंबर 1, अगर आपसे पूछ रहा है कि नहीं जबरदस्ती आंसर बताओ, तो रेडियस ऑफ ए एल इज ग्रेटर देन रेडियस। ये अगर आपने डीपीपी ट्राई किया होगा तो उस पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। डीपीपी नंबर 3 बोला था, ट्राई किया था। चलो अभी करेंगे, ये सारा क्वेश्चन इसी पे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक में यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको अगर याद रहेगा तो आप चीजें फटाफट करने वाले हो। तो बेटा देखो बस ये पार्ट नंबर 1 में बस इतनी सारी बातें आपको याद रहेगी। कोई सा भी क्वेश्चन एटॉमिक, अच्छा आयनिक रेडियाई का भी कर लेते हैं। आयनिक रेडियाई में बस एक ही चीज बताया गया, हो गया बेटा। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 हेडिंग डालो, उसी में लिखो आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई में एक बस स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है बोलो, एनायन, एनायन फिर उसके बाद न्यूट्रल फिर उसके बाद कटा। बस इसी तरह हम लोग ऑर्डर को अरेंज, एनायन न्यूट्रल कटर, ये पॉइंट नंबर 5। बस आपको इतनी बातें याद रखना है पार्ट 1 में, कोई सा भी क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो। क्लियर है, आप लोगों ने लिख लिया ना, अच्छे से लिखा ना, बॉक्स बना के सब बढ़िया से। तो सारी बातें भूल जाना है, बस ये वाली बातें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, आज का हमारा टारगेट है आयनाइजेशन एनर्जी, पार्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जी। बोलो बेटा, ये सारा पॉइंट आपको याद हो गया अच्छे से, जितने भी 5-6 पॉइंट है। बोलो लेफ्ट टू राइट जाने पे डी ब्लॉक का बताओ ऑर्डर क्या होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे डी ब्लॉक, स्कैंडियम से लेके एफई तक, फिर FeCO निकल, फिर उसके बाद क्या करता है, इंक्रीज करता है। चलो ग्रुप नंबर 3 में टॉप से बॉटम जाने पे इंक्रीज कर, ग्रुप नंबर 4 में टॉप से बॉटम जाने पे डी ब्लॉक के लिए 4D 5D इक्वल, फिर उसके बाद 3D 4D में 4D इज द ग्रेटर। समझ में आ गया ना, चल। आयनाइजेशन एनर्जी पार्ट 2। अब आ गए हम लोग पार्ट 2, तो टोटल 4 पार्ट है, एक एक करके डिस्कस।
इसमें भी देखो बहुत सारे एक्सेप्शन मिलने वाले हैं, तो एकदम रेडी रहो, एकदम सारी चीजें एकदम बढ़िया से लिखना है, समझना है, फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना। आयनाइजेशन एनर्जी, या किसी किसी बुक में इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज द आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी अभी पार्ट वन इज द एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, पार्ट टू पे हम आ गए, दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी। खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो देखो बेटा इसमें जो जितने भी पार्ट हैं, जैसे एटॉमिक एंड आयनिक में एक्सेप्शन थोड़े कम है, सबसे कम एक्सेप्शन एटॉमिक एंड आयनिक में, फिर उससे ज्यादा एक्सेप्शन आयनिक आयनाइजेशन एनर्जी में, फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शन किसमें? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो पार्ट नंबर 3 है। क्लियर है? इसमें एक्सेप्शंस का ही पूरा गेम है पीरियोडिक में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना है, अपने माइंड में सारी चीजें एकदम अच्छे से बैठा लेना है। तो बेटा देखो, सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब बेटा अपने को क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इस आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए कि नहीं? तो उसी एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से सुनो, ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हर्षिता ने इस बार बहुत अच्छा किया, अनएक्सपेक्टेड। मतलब ऐसे अच्छे लगते हैं बच्चे कि जो एकदम, जिसपे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जाए, अचानक पता चले। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव टू रिमूव आउटर मोस्ट outermost electron outermost electron from isolated gaseous atom, from, तो फिर बातें gaseous atom, that minimum energy is called ionization energy, ionization energy। ये आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये कहां से आता है? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, मतलब ये बाहर से आपको एनर्जी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। इसका जो यूनिट होता है बेटा, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका जो यूनिट होता है ईवी, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
तो 1 EV इज इक्वल टू, बताओ कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.67 इंटू कूलम। तो आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन पता चल गया, यूनिट पता चल गया। नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, फिर एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे, सारी चीजें। चलो बेटा नेक्स्ट पे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसका यूनिट जो होता है ईवी पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो आपको बताने वाला। नेक्स्ट हेडिंग इज द फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। चले बेटा नेक्स्ट पे, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। देखो बेटा हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। पहला पॉइंट मैंने बोला बस एक याद करो, आपको सारा याद हो जाएगा। तो एक आपने याद कर लिया है, कौन सा, एटॉमिक रेडियाई वाला सारा पॉइंट याद कर लिया, तो उसी के हिसाब से हम बस कंपेयर करते चलेंगे। चलो देखते हैं। तो इसमें जो पहला फैक्टर होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, बहुत ध्यान से देखो बेटा सारे बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये देखो यही पॉइंट काफी है, सारा क्वेश्चन हैंडल करने के लिए बस एक ही पॉइंट काफी है। जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। मतलब जो चीजें साइज के लिए हम सोच रहे थे उसका अब ठीक उल्टा सोचना पड़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब क्या है बेटा, वही सेम चीजें हैं। बोलो ट्रेंड्स पहले लिख लेते हैं। ट्रेंड्स, तो ट्रेंड्स क्या हो जाएगा, L/R। तो L/R के लिए साइज जो है वो डिक्रीज करता था। तो बोलो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा बेटा, ये पहला पॉइंट हो गया। अब उसी तरह टॉप से बॉटम के लिए, टॉप टू बॉटम साइज का ठीक उल्टा सोचना है अपने को। तो दिस इज द T/B। तो साइज जो है वो इंक्रीज करता था। बोलो बेटा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज। ये पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, तो ये तो पहला पॉइंट लिखा फिर, लेकिन एक्सेप्शन आ जाएगा तो उसको याद करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 जो होता है, लिख लो बेटा जल्दी से लिखो। हो गया। पॉइंट नंबर 2, जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, बहुत ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाने वाला हूं। मतलब क्या है कि जैसे जैसे जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यहां पे लिख लो, तो मतलब क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको देखो एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं।
आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। अब बेटा देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब अपने को दिया हुआ है, एक तो 2p4 दिया हुआ है, दूसरा जो दिया हुआ है 2p5 दिया हुआ। यहां पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक का कॉन्फ़िगरेशन 2p4 आ रहा है और एक का 2p5। सारे बच्चे कृपया बोर्ड पे ध्यान दें। तो अब बेटा देखो, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे चेक करते हैं? तो p ऑर्बिटल है, कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस इज द 3, कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है? 4, 1 2 3 4। अब उसके बाद 2p5 है, इससे कंपेयर, p ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ बॉक्सेस इज द 3, 1 2 3 4 5। मतलब जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो दिस इज द ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर। 2p5 में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द ग्रेटर। समझ में आ गया? जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2p5 इज ग्रेटर। समझ में आ गया कि जेड इफेक्टिव कैसे देखते हैं? बोलो बेटा, समझ में आ गया? तो ये भी लिखो दम अच्छे से। दूसरा पॉइंट लिखिए, हर एक पॉइंट को समझना है, उस पर लिखना है। हो गया बेटा? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 देखो फिर से एक बार भाई, साइज का इन्वर्सली होता है। पॉइंट नंबर, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जिसमें ज्यादा चार्ज हो। पॉइंट नंबर 3 इज, देखो इसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड के लिए अलग रूल हो जाता है। ये कब लगाओगे? इधर ध्यान से। फुलफिल्ड और हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट मतलब जब इस काम नहीं करेगा तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाओगे। अगर ये 2p3 रहता तो 2p3 वाले को मोर प्रायोरिटी देखते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है। जब स्टेबल नहीं रहेगा तब आपको इसके हिसाब से सोचना था। ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है, तो इसमें किसको प्रायोरिटी दोगे? जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो 2p5 इज द मोर आयनाइजेशन एनर्जी। बोलो बेटा, इसको अपने यहाँ पे ऐड कर ले क्या? क्या लिख सकते हैं? लिख देते हैं कि व्हेन स्टेबिलिटी, when stability is not given। जब आपके पास स्टेबिलिटी नहीं दिया रहेगा, मतलब स्टेबिलिटी का दो ही कंडीशन है, या तो फुलफिल्ड होगा या तो हाफ फिल्ड होगा। तो वो नेक्स्ट पॉइंट उसकी स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। किसमें? हाँ उसमें। पॉइंट नंबर 3 वो लिखवाऊंगा, वही थर्ड पॉइंट वही लिखवाने वाला हूं। चले नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? दूसरा पॉइंट जेड इफेक्टिव पे ज्यादा डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फुल और हाफ फिल्ड कंपाउंड। अब इसका मतलब क्या है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। फुल फिल्ड का मतलब क्या होता है? 2p, तो पे 6। अब उसके बाद हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है? 2p3। तो 2p6 है, p ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2p3 है। बोलो बेटा, 1 2 3। तो अब देखो दोनों स्टेबल है, बोथ आर स्टेबल। अब इसमें अपने को क्या करना है? जो मोर सिस्टमैटिक हो,
जो मोर अरेंज हो, जैसे इसको तो चाहोगे तो तुम उससे भी फाइंड कर सकते हो, टोटल एनर्जी एक्सचेंज वाले कॉन्सेप्ट से भी स्टेबिलिटी बताते हैं। तो अब इसमें किसको प्रायोरिटी दोगे? बोलो, जो फुलफिल्ड वाला का, बोथ आर स्टेबल, देन फुलफिल्ड, फुलफिल्ड will have will have more ionization energy, more ionization energy। अब देखो ये पहला, इसमें तो 2p6 को फर्स्ट और सेकंड में, तो 2p6 इज मोर देन 2p3 आयनाइजेशन एनर्जी। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट हो गया पॉइंट नंबर 4। अभी देखो एक्सेप्शन तो आया ही नहीं, अभी तो हम लोग इसका फैक्टर्स लिख रहे हैं। एक्सेप्शन का देखो ट्रिक आपको मैंने बहुत कुछ बनाऊंगा मैं आपके लिए। पॉइंट नंबर 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4। अभी एक्सेप्शन आया ही नहीं है अभी तो हम लोग उसके पॉइंट्स लिख रहे हैं।
पॉइंट नंबर 4, जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर। इसका मतलब क्या है बेटा कि जैसे सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर जो होता है ये न्यूक्लियस है, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। ये देखो पहला जो होता है जो सबसे क्लोजेस्ट होता है, तो एस का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है, फिर पी का होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। तो बेसिकली क्या होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन, मतलब एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। चलो बेटा, अब देखो एक्सेप्शन पे हम लोग आ गए। अभी हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखा, उसका फैक्टर लिखा, अब एक्सेप्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग इज द एक्सेप्शन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एक्सेप्शन ही मेन याद करना पड़ता है। एक्सेप्शन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एक्सेप्शन ऑफ, अबे यार तू लोग, चलो कोई नहीं, अभी इतना नहीं। मेन ये एक्सेप्शन पे देखो बेटा, अब यहां से देखना स्टार्ट करो, उसको जल्दी से साइड रखो। ये मेन एक्सेप्शन ही है, एक्सेप्शन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक्सेप्शन में बेटा सबसे पहला होता है L2R, लेफ्ट टू राइट जा। अबे कृष्ण गोपाल कर रहा है, कर लेने दो उसको। लेफ्ट टू राइट। अब बहुत ध्यान से देखना, आप कोई भी बातें करेगा तो उसको क्लास के बाहर फेंक दिया जाएगा। लेफ्ट टू राइट देखो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब ही क्या होता है, याद करना, रटना जिसको बोलते हैं। तो इसमें पहली बात है बेटा, तुम लोग बोलोगे एकदम एक्टिव रहोगे तभी समझ पाओगे, तभी सारी बातें लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट के लिए बस अभी तक एक ही बात पता है कि ये साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बोलो साइज जो होता है, लेफ्ट टू राइट का पहले बता दो एलिमेंट्स। तो पहले लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो अकॉर्डिंग टू साइज, साइज देखेंगे तो इस साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो होता है बेटा वो क्या करता है, डिक्रीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, तो अकॉर्डिंग टू रूल देखो बेटा, इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल ऐसे होना चाहिए, बोलो अभी तक जितना पढ़े हो उसके हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें एक्सेप्शन आ जाता है। अब इसमें क्या एक्सेप्शन आता है बेटा, कि ये वाला दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, दो इंटरचेंज होता है। और उसके बाद ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा।
क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले एक बार देखते हैं कि क्या रियल ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा। बोलो। Li हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? बोरॉन, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर उसके बाद कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। बोलो बेटा, ये देखो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि रटना है इसको। कौन कौन सा? दो, लेफ्ट टू राइट में बस एक ही बात याद रखना है, बी और बी को इंटरचेंज करना है, एन और ओ को इंटरचेंज करना है। तो बोलो पहला एक्सेप्शन समझ में आया कि नहीं आया बेटा? चलो इसको लिखो, फिर इसका मैं रीजन भी बता रहा हूं। हाँ बेटा, ये इसका क्वेश्चन सुनिए तुम लोग, बहुत भयंकर क्वेश्चन पूछा है। 2 दिन का टाइम लेना पड़ेगा सोचने के लिए। सुनो, लेफ्ट टू राइट के लिए ये बोल रहा है, ध्यान से सुनो। इसका क्वेश्चन है लेफ्ट टू राइट के लिए सर डिक्रीजिंग लिखवाए हैं, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग क्यों लिख दिया? भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज के लिए डिक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? इनकी। 2 दिन बाद हम गूगल पे सर्च करके बताएंगे इसका आंसर। ये वाला क्या हाइपोथेटिकल लिख दे? लेफ्ट टू राइट के लिए बस एक ही बात याद रखना है, यही वाला, इसमें सारा काम हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन नंबर 1 है। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? वैसे रीजन की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फील करा देता हूँ। लिख लिया इसको? अब क्यों इसको करते हैं बेटा, क्यों पहले करते हैं, क्यों बाद में करते हैं? आपको देखो जो चीजें लिखवाई गई है उसी पे है इसका रीजन भी। तो बेटा देखो, बी को हमने बी के साथ इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे छोटा सा लिखना है तो लिख सकते हो बेटा, क्योंकि आपको देखो मेन है कि आपके दिमाग में होना चाहिए। तो लेफ्ट टू राइट में बस एक ही बात याद रखना है। क्या याद रखना है? बी ई इज इंटरचेंज बाय किससे? बी। फिर उसके बाद सेकेंड, नाइट्रोजन इज इंटरचेंज, ये कहीं लिख लो, ऊपर वाले सबसे फ्रंट पे लिख लो, इंटरचेंज। बोलो बेटा, बाय ऑक्सीजन। ये लेफ्ट टू राइट के लिए बस एक ही एक्सेप्शन है बेटा, बस इसको एकदम किसी तरह याद कर लो। बी को इंटरचेंज किया बोरॉन के साथ, नाइट्रोजन को इंटरचेंज किया ऑक्सीजन के साथ, बस यही एक्सेप्शन है L2R के लिए आयनाइजेशन एनर्जी में। हाँ बेटा। हाँ हाँ, ये कौन सा है? ये फर्स्ट है। इसके बाद हम सेकंड के लिए भी देखते हैं, तो सेम इसी तरह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल थर्ड के लिए लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने क्या किया है बोलो? यहाँ पे Al हो जाएगा कि नहीं? बोरॉन के नीचे क्या आता है? Al। और ये बेटा मांगे, ये कहे सीता, ओम शांति, फिर नाना पाटकर, फिर कल। ये बताओ बेटा, तो ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 2, मतलब पीरियड्स नंबर 2, पीरियड्स 2 के लिए। समझ में आया ना बेटा? ऐसे ही वो रैंडम चलता रहता है। सब। हाँ बेटा। हाँ, ऑर्डर उल्टा हो गया। ये क्या होता है? डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अपना क्या करता है? इंक्रीज करता है। समझ में आ गया? L2R का देखो सारा बातें समझ में आ गया आपको। बस क्या करना है, बी को बी के साथ, एन को ओ के साथ। बोलो बेटा, ये पहला पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब आ जाते हैं हम लोग, इसका रीजन भी देख लो, रीजन यहीं पे देख लो, ओरली देख लो, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको माइंड में ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। लिख लिया बेटा? लिख लो फिर इसका रीजन। अच्छा एक बात बताओ, बोरॉन है इधर, बी है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। और बी का कितना होता है? 4। अब उसके बाद देखो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में ज्यादा है? देखो,
ये बी है, ये बोरॉन है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला बताओ। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बार बी का लिखो, एक बार बी का लिखो। ये 5 होता है और ये 4, ये 1s2। अब ये बताइए, तो पे 1। अब देखो बेटा, तो किस में ये देखो स्टेबल है, एस ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड है। ये वाला नॉट स्टेबल है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? तो बी क्या हो गया, ग्रेटर हुआ कि नहीं? समझ में आ गया बेटा? कहीं लिखना है तो लिख लो, अगर लिखना चाहते हो तो। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। किसको प्रायोरिटी देना है? फुलफिल्ड वाले को। तो फुलफिल्ड मतलब तुम्हारा कौन सा, बी इज द मोर फुलफिल्ड। वैसे रीजन रीजन कोई पूछता नहीं है, बस आपको सारा याद रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है आपको, उसमें तो बस वो देगा अरेंज करो। अब देखो, लेफ्ट टू राइट का सारा काम खत्म हो गया, अब टॉप से बॉटम जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो टॉप से बॉटम में साइज क्या होता था, इंक्रीज करता था, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज, उसका इनवर्सली। तो नेक्स्ट हेडिंग इज द एक्सेप्शन में पॉइंट नंबर 1 हो गया। एक्सेप्शन में बस यही बात याद रखना है, ये सबके लिए होगा। ये फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सबको यही फॉलो करना है। समझ में आ गया ना बेटा? चलो, अब उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2। एक्सेप्शन का पॉइंट नंबर 2 इज द टॉप से बॉटम। चले बेटा, चले नेक्स्ट पेज पे। एक्सेप्शन का सेकेंड पॉइंट। अब सारी बातें टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है, पहले ये बताइए मेरे को। साइज अगर इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज। ये तो सबको समझ में आ गया। तो एक एक करके हम लोग इसमें देखो, दो ही एक्सेप्शन होता है, बाकी सारे केसेस में वही नॉर्मल तरीके से। फॉर एग्जांपल अपने को लिथियम के लिए लिखना है, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 कौन सा होता है बोलो? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे ग्रेटर किसका हो जाएगा? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? इधर देखो, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप से बॉटम जाने पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ? तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, ये तो नॉर्मल तरीके से चलता है। एक्सेप्शन किस में चलता है, एक तो बोरॉन फैमिली में चलता है, दूसरा कार्बन में। बाकी सारे ग्रुप का ऐसे ही लिखना है। बोलो बेटा। तो उसी तरह अगर मैं ग्रुप नंबर 2 की बात करूं, ग्रुप नंबर 2, बोलो क्या हो जाएगा? बेरिलियम। क्या कुछ बोल रही है? हाँ, साइज अगर इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज का मतलब ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे कम होता जाएगा, लेकिन तुमने क्या बना दिया है, ज्यादा हो रहा है। तुम लोग थोड़ा ध्यान दिया करो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वही तो लिखा है, तुम लोग अपना चश्मा चेंज कराओ। बाप राजी, सारे बच्चे लिखे तो। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, नॉर्मल तरीके से फॉलो करना है। एक्सेप्शन के लिए बस आपको कौन कौन सा, एक तो बोरॉन, दूसरा कार्बन। जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं दोनों एक्सेप्शन के लिए। हो गया बेटा? इसके लिए तो कोई है नहीं, वही सेम चीज है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, इसके लिए भी यही हो जाए। तो बेटा देखो, इसमें डायरेक्ट जो एक्सेप्शन है वही सबके लिए सेम है। ग्रुप नंबर 1 2 3 इज द बोरॉन फैमिली ना, तो एक्सेप्शन जो होता है, एक तो बोरॉन के लिए। तो बोरॉन का क्या क्या होता है बताओ पहले, बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक। यही होता है कि नहीं होता है, बताओ बेटा तो।
बाल गंगाधर इंडियन तिलक। तो अकॉर्डिंग टू, बताओ रूल क्या होना चाहिए? बोलो, सबसे ग्रेटर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ? बोलो बेटा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका रियल में कैसे होता है उसके लिए एक टर्म्स याद रखना पड़ेगा। सारे बच्चे भी इधर ध्यान दो, क्योंकि एक्सेप्शन है, बोरॉन एंड कार्बन बस एक्सेप्शन है, बाकी सब। तो इसको याद करने के लिए टिल्टेड डब्लू बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये अब इसको अरेंज करते, देखो अभी छापने में पड़ा हुआ है सब, इधर देखो सब कोई छापेगा नहीं। इसके लिए मैंने क्या याद रखा है, टिल्टेड डब्लू। तो डब्लू का मतलब है, देखो सबसे पहले बोरॉन, फिर उसके बाद बाल ए एल, फिर गंगाधर, फिर इंडियन, फिर तिलक। ये ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लोगे, ध्यान से देखना बेटा, ये ट्रिक हर जगह कोई भी बुक पढ़ोगे तो ऐसे वो समझाते हैं। अब इसको कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। तो सबसे ग्रेटर मतलब सबसे दूर का डिस्टेंस बोरॉन है, तो बोरॉन सबसे पहले लिखो। बोरॉन के बाद फिर क्या है, टीएल है, तो फिर टीएल इज द सेकेंड। फिर उसके बाद कौन सा है, गैलियम। फिर उसके बाद कौन सा है, एल। फिर उसके बाद कौन सा है, इंडियम। ये रियल स्ट्रक्चर वो होता है बोरॉन के लिए। इसके लिए क्या याद रखना है, टिल्टेड डब्लू। तो पहले एक तरीके से लिख लो, यहां से चलोगे तो पहले यहां आओगे तो एल्यूमिनियम, फिर यहां पे आओगे गैलियम, यहाँ पे इंडियम, फिर उसके बाद यहाँ पे थैलियम। अब इसका ऑर्डर कैसे फॉलो करना है बेटा, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करोगे तो डिस्टेंस देखते हैं, तो सबसे दूर ये है तो सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये है तो ये, फिर उसके बाद ये है तो ये, फिर उसके बाद ये है, फिर ये। बोलो बेटा, तो ये रियल होता है। तो ये एक्सेप्शन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके लिए डब्लू याद रखना है। चलो इसको लिखो, इसको लिखो, फिर मैं बताता हूं। इसको लिख लो बेटा, भी बताते हैं। बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली बस एक्सेप्शन है टॉप से बॉटम। तो यहाँ पे ना बेटा तुम अच्छे से लिख लो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान होना चाहिए हमेशा। टॉप से बॉटम में 2 एक्सेप्शन है, कौन कौन सा, एक तो बोरॉन, दूसरा कार्बन। कार्बन एक्सेप्शन। बाकी सब में अपने को नॉर्मल तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज करना है। तो आप बस, आपका ध्यान तुरंत जाएगा, एक बोरॉन फैमिली के लिए डब्ल्यू याद रखो और उसके लिए एल याद रखना है, वो सारी चीजें तभी बोरॉन के लिए चल रहा है। बोरॉन का जो रियल होता है वो ये होता है। हाँ भी बता रहा हूं, चलो फिर से बता दो बेटा। बोरॉन, बोरॉन देखो एक्सेप्शन देखो, टॉप से बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी में दो ही होता है। क्या क्या होता है बोलो, एक तो बोरॉन फैमिली, दूसरा कार्बन। तो बोरॉन को कैसे याद करना है वो आपको मैंने, नेक्स्ट पेज पे चले, बोलो। देखो इधर, तो बोरॉन फैमिली के लिए एक्सेप्शन नंबर 1 क्या होता है, टिल्टेड डब्लू। अब इसको कैसे लिखना है तुम बताओ, ये बाल, ऐसे एल, फिर गंगाधर, आई एन टी। अब इसको कैसे लिखना है बेटा, डिस्टेंस, तो पहले बोरॉन से स्टार्ट करो, उसके बाद डिस्टेंस, यहां से देखो सबसे ज्यादा दूर कौन है, तो इसके बाद फिर ये है टीएल, फिर उसके बाद क्या है, जीए, फिर उसके बाद एएल, फिर उसके बाद AL। बहुत जबरदस्त तरीके से आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नहीं तो याद करते करते तो लोग परेशान हो जाएंगे। लिखने का तरीका क्या है, यहां से ऐसे ऐसे जाओगे, और इसको फॉलो कैसे करना है, डिस्टेंस के हिसाब से। तो बोरॉन सबसे दूर है, फिर टीएल है, फिर जीए है, फिर एएल है, फिर, तो डिस्टेंस कहां से देखना है, यहां से देखेगा तो यहां से सबसे दूर ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये हो गया, फिर तो यहां पे ऐसे भी लिख ले, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। इसको ऐसे नंबरिंग कर लो, अच्छा रहेगा। बोरान फैमिली का याद हुआ कि नहीं तुम लोग बताओ। इसके लिए क्या याद रखना है, टिल्टे डब्लू। तो डब्लू का, देखो बेटा कितना जबरदस्त तरीके से आपको दिखा रहा हूं कि नॉन, ये ऐसा ट्रिक तो को जल्दी
ये देखो, यह एक्सेप्शन है बेटा। देखो, ये उन्होंने भी टिल्टेड डब्लू का यूज किया है। ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है याद करने का। समझ में आ गया बेटा? बस एक याद कर लोगे ना इसको। नेक्स्ट इज द कार्बन फैमिली, तो एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 3 लिखो। नहीं, इसमें ये सब चीजें नहीं होती। इसमें हम लोग डिस्टेंस के हिसाब से करते हैं। ठीक है, उसको नेक्स्ट कार्बन फैमिली, पॉइंट नंबर 4। कार्बन फैमिली के लिए देखो बेटा, कौन कौन सा एलिमेंट आता है बोलो। कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु। तो बेटा टॉप से बॉटम जाने पे साइज जो है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए बोलो? सबसे ग्रेटर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यही होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे करके क्रॉस कर दो, ऐसा नहीं होता है। ऐसे लिख के क्रॉस करो। इसमें क्या होता है बेटा, इसके लिए ट्रिक क्या होता है? इसको ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन, उससे लिखते हैं सीता जी। ये सुनो, फिर उसके बाद प्रभु यहां पर। ये होता है, ये लिखने का तरीका है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। इधर देखो, बहुत जबरदस्त तरीके से समझा रहा हूं। इसमें कैसे याद करना है कि यहां पे भी वही डिस्टेंस, तो सबसे पहले कार्बन आता है तो कार्बन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? एस आई, फिर उसके बाद जीई। अब देखो एस एन और पीबी में पीबी पहले आ जाता है, तो क्या हो जाएगा बोलो? दिस इज द पी बी, फिर उसके बाद एस एन, तो ये रियल होता है बेटा। इसके लिए हमने क्या किया, इससे याद कर लिया इसको। एल को थोड़ा सा अपर साइड कर दिया, तो इस तरह याद, मतलब लास्ट वाला दो इंटरचेंज हो जाता है यहाँ पे। लास्ट टू इंटरचेंज, तो ये रियल वाला हो गया। इसको पेशेंसली नहीं अगर करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अमन, इसको थोड़ा पीटो तो बेटा। हाँ। बोलो बेटा, देखो अभी 3 एक्सेप्शन मिल चुका है, ध्यान से एक बार समराइज कर देता हूं। लेफ्ट टू राइट में क्या याद रखना है? बी बी और एन और ओ। टॉप से बॉटम में दो, एक तो बोरॉन वाला फैमिली, दूसरा कार्बन। बोरॉन के लिए टिल्टेड डब्लू, कार्बन के लिए एल। समझ में आ गया ना बेटा? अब एक डी ब्लॉक का भी एक्सेप्शन है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। देखो कितने एक्सेप्शन मिल गए ना, दिमाग में ना बैठा लो बेटा। बोलो क्या क्या मिला? 3 मिला है। लेफ्ट टू राइट वाला क्या एक्सेप्शन था बताइए तो? को इंटरचेंज करना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को इंटरचेंज करना। टॉप से बॉटम में क्या क्या याद रखना है? बोरॉन फैमिली, बोरॉन के लिए क्या याद रखना है? सबसे पहले क्या आता है बोलो? बाल। फिर उसके बाद टी एल, सबसे लास्ट वाला, फिर गैलियम, फिर टी। और इसके लिए क्या याद रखोगे? बस एस एन पीबी को इंटरचेंज कर दो। तो आपको अगर ट्रिक नहीं याद करना है तो अपने से याद कर लो जैसा आपको लगे। इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं। बोलो, पहले पे ये आ जाएगा, दूसरे पे ये आ जाएगा, तीसरे पे ये, चौथे पे ये,
5वां पे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्शन नंबर 5 फॉर डी ब्लॉक। ये लास्ट है बेटा, बस किसी तरह इसको भी हैंडल कर लो, हो जाएगा अपना 5वां एक्सेप्शन। नेक्स्ट एक्सेप्शन नंबर 5 फॉर डी ब्लॉक। चोट तो नहीं लगी ना बेटा? हम्म। सबसे सभ्य लड़का यही है, सबसे संस्कारी लड़का सबसे ज्यादा यही है। हाँ, गोपाल तो भाई उसको तो श्रवण कुमार उसका नाम होना चाहिए ना बेटा? उसका नाम क्या होना चाहिए? अमन तुम्हारा क्या? ये 2020 का है क्या हुआ? चलो चलो, हो गया, बहुत हो गया, इधर आ जाओ। एक्सेप्शन फॉर डी ब्लॉक, बहुत ध्यान से देखो। इसके लिए पहले मैं ट्रिक लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद आपको कराऊं ट्रिक। डी ब्लॉक के लिए क्या ट्रिक है बेटा? पहले सारी बातें L to R के लिए करेंगे, लेफ्ट टू राइट। बेटा बातें नहीं, इधर देखो अब। इसके लिए ट्रिक पहले लिखवा के फिर आपको, तो इसके लिए एक ही ट्रिक है कि राइट TI 2 स्टेप टूवर्ड्स। फिर बातें हो रही, अभी पीटने वाला हूं। राइट TI 2 स्टेप टूवर्ड्स, मतलब आगे की तरफ, 2 स्टेप आगे की तरफ TI को लिख दो। एंड FE
एंड सीओ इंटरचेंज। ये बेटा ट्रिक है, इससे तुम कोई सा भी वो कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? वैसे देखो क्या होना चाहिए, साइंस टीचर, बोलो, विनीता कुमारी मैम। क्लियर है बच्चा? ये लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, बोल, इंक्रीज करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर तुम्हारा साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। लेकिन बेटा ये ट्रिक आपको सिखाया गया है। अब इस ट्रिक टी आई को दो स्टेप पीछे लिखो, कि इसके वी सी आर के पीछे लिख दो, तो क्या हो जाएगा, एस सी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वेनेडियम, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सी आर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, टी आई। देख ले, टी आई को टू स्टेप टूवर्ड्स, फिर उसके बाद एफ ई और सीओ को इंटरचेंज करना, तो टी आई हो गया, फिर एम एन हो गया, फिर उसके बाद एफ ई सीओ को इंटरचेंज करो तो क्या हो जाएगा, सीओ पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एफ ई, फिर उसके बाद निकल, फिर उसके बाद सीयू, फिर उसके बाद, बेटा यही वाला है, ये आपको रियल है। ये ट्रिक के हिसाब से, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टी आई को दो स्टेप टूवर्ड्स और एफ ई और सीओ को इंटरचेंज करना, एकदम बढ़िया से अपने हिसाब से लिख लो कि जैसे हमेशा याद रहे। राइट टी आई टू स्टेप टूवर्ड्स एंड एफ ई एंड सीओ इंटरचेंज्ड। टू स्टेप टूवर्ड्स का मतलब दो के बाद लिखना है। लिखो लिखो बेटा जल्दी से। देखो कितने सारे एक्सेप्शन है, जैसे उससे मूवी होती है ना, थ्री इडियट्स में क्या बोलता है वो, चेक कर रहा हूँ। 4D सीरीज के लिए आप खुद से लिखिए, पीरियोडिक टेबल दो लोग लाया नहीं, कितने लोगों के पास है, बाकी लोग क्यों नहीं लाए बेटा? कल चेक करूंगा, सबके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। ये सब क्या, प्रदीप पांडे वांडे ये सब, हम्म, हम्म। और किसके पास है? ये तो इतना गरीबों वाला क्यों रखा है? हम्म, और इधर नहीं लाई बेटा, पीरियोडिक टेबल कहाँ है? नहीं लाया घर पर? आपका बेटा इधर किसी के पास है? मॉड्यूल है इधर बेटा, आप लोग के पास किसी के पास पीरियोडिक टेबल नहीं? लेकिन ले लेना, आज खरीद लेना, छोटा सा खरीद लेना, क्योंकि वो इसी के हिसाब से सारी चीजें, ठीक है, कैरी करने में इजी रहेगा। इधर कितने लोगों के पास? कितना, एक ही बच्चे का होगा ना ये तो तुम्हारा, तुम लोग भी खरीद लेना। इधर कितने लोगों के पास है? वो तुम्हारी फ्रेंड कहाँ गई? पढ़ाई लिखाई से उसको कोई मतलब नहीं है क्या? इधर सब इधर उधर से जुगाड़ करके रखे, कोई खरीदा नहीं है। है, देखो ये अमन, देखो अमन लाया है।
हाँ, अरे तो कृष्ण गोपाल बोलेगा तभी ना हो पाएगा। बोलो बेटा, कृष्ण गोपाल खड़े हो जाओ। तुम अपना दूर तक सोच के बताना, तुम अपने सर का लॉस चाहते हो कि नहीं, बस। चलो बेटा, इसके लिए डी ब्लॉक के लिए क्या एक्सेप्शन याद रखे हो, पहले बताओ मेरे को। टी आई को क्या करना है, टू स्टेप आगे लिख देना है। एफ ई एंड सीओ को इंटर, इसका बताओ क्या हो जाएगा। 4D सीरीज के लिए सेम, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, वाई, फिर एन बी, फिर उसके बाद एम ओ, जेड आर, टी सी, आर एच, आर बी, आर यू, आगे बोलो, क्या, बी डी या पी डी, क्या, टी, और ए जी, सी डी। बोलो बेटा, तभी तुमको 3 4 ट्रिक मिल गया है, सबको एकदम अच्छे से समराइज। ये लेफ्ट टू राइट के लिए हो गया, एक टॉप से बॉटम के लिए लिखो, काम खत्म हो जाएगा। लिख लिया बेटा, नेक्स्ट पेज पे टॉप से बॉटम। तो देखो बेटा, आपको टॉप से बॉटम के लिए एक तो 3D मिल रहा है, एक 4D मिल रहा है, और एक 5D मिल रहा है। बहुत ध्यान से देखना, ये एक साथ ही इसमें कंपेयर कर देते। 4D 5D में 5D ग्रेटर होता है और इसमें ये ग्रेटर होता है, बस इसी से सारा काम हो जाता है। तो टॉप से बॉटम के लिए ये वाला ट्रिक आपको यूज करना है। 3D का मतलब स्कैंडियम वाला फैमिली, ये वाला वाई वाला, एंड दिस इज द एल। 3D 4D में 3D को ग्रेटर करना है, 4D 5D में 5D को ग्रेटर करना है। ये देखो, सारा हमने आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन लिखवा दिया। अब मैं एक बार समराइज करके फिर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। फॉर्मूला चार्ट नेक्स्ट लेक्चर में पहले एक बार पढ़ के आओगे तब लिखवाएंगे, अभी मैं बस ऐसे ओरली समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी मैं पूछने वाला हूं किसी से भी रैंडम तरीके से, ध्यान से सब लोग सुनेंगे, और नोटबुक पे भी ध्यान रहेगा जो जो लिखे हो, ठीक है। चलो, तो बेटा देखो, अपना टॉपिक चल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा अच्छे से माइंड में बैठा लो सारी चीज। डेफिनेशन इसका होता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 1 eV इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस कूलॉम।
अब आ जाओ फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत ध्यान से सारे बच्चों का इधर होना चाहिए। तो पहला फैक्टर जो है बेटा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। साइज जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। ये तो नॉर्मल रूल है। नॉर्मल रूल से जो अलग रूल फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। तो नॉर्मली आपको यही देखना है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन को याद रखना है। टॉप से बॉटम जाने पे साइज जो होता है वो इंक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा जो फैक्टर है कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जेड इफेक्टिव मतलब क्या है कि अगर कोई भी स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी को पहले प्रायोरिटी देना है। फॉर एग्जांपल अगर जो दिया हुआ है उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल 2p4 2p5 आ रहा है, तो अब देखो स्टेबल नहीं है, तो जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो 2p5 इज द मोर आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा। तीसरा इज द कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड। मतलब जैसे जैसे फुलफिल्ड हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी होगी वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब सपोज करो कि आपको क्या करना है, प्रायोरिटी देना है फुलफिल्ड और हाफ फील्ड में, तो किसका फुल मतलब कौन सा ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी? सब लोग, फुलफिल्ड इज मोर आयनाइजेशन एनर्जी। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखवाया गया पेनिट्रेशन पावर। जो न्यूक्लियस के जो सबसे पास होता है उसका सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है, तो दिस इज द एस ब्लॉक। फिर उसके बाद पी, फिर डी, फिर एफ। नेक्स्ट इज द एक्सेप्शन। देखो ये तो नॉर्मल चीजें थी जो आपको पहले से पता है। अब उसके बाद नॉर्मल चीजें जो फॉलो नहीं होगी दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। तब हम एक्सेप्शन पे आ गए, मतलब जो चीजें पढ़े हो ये फॉलो नहीं होगी। तो पहला एक्सेप्शन याद रखना है लेफ्ट टू राइट के लिए। तो लेफ्ट टू राइट के लिए बेटा क्या करना है, बस एक ही बात याद रखना है, बी और बी में को इंटरचेंज कर दो। फिर उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इंटरचेंज कर दो। बोलो बेटा, तो पहला ये लेफ्ट टू राइट वाला तो सबको याद हो गया। बोलो, रीजन भी मैंने बताया था, ड्यू टू स्टेबिलिटी। क्लियर है बच्चे? चलो, अब उसके बाद टॉप से बॉटम। तो टॉप से बॉटम जाने पे साइज, नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, साइज इंक्रीज करता है। तो बोलो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये तो नॉर्मल रूल होता है, लेकिन दो केसेस में नॉर्मल रूल फॉलो नहीं होता, दैट इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। तो बोरॉन के लिए मैंने इसे बोला है, तो पहले इसको अच्छे से लिख लो। क्या लिखोगे, बोरॉन और फैमिली। अब उसके बाद देखो नंबरिंग करो, तो सबसे दूर ये वाला है, फिर उसके बाद 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 ये वाला। तो बोलो, तो बोरॉन हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, मतलब ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, टीएल। फिर उसके बाद फिर फिर बोलो बेटा, जबरदस्त ट्रिक है इसके लिए, बस ये टिल्टेड डब्ल्यू याद रखो। याद हो गया बोरॉन फैमिली? बोलो जल्दी से। अब दूसरा जो है वो कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में भी एक्सेप्शन होता है। क्या कार्बन के लिए क्या याद रखना है, एस, मतलब ये लास्ट का दो इंटरचेंज हो जाता है, बाकी सेम प्रोसेस होता है। तो दिस इज द कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पे पीबी और यहाँ पे एस है। तो कार्बन पहले आ जाएगा, फिर बताओ एस आई आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर फोर, दिस इज द, फिर कहे सीता जी, दिस इज द प्रभु सुनो। बोलो बेटा, ये भी एक्सेप्शन याद हो गया। ये देखो तुमने कर लिया, एस और पी ब्लॉक को खत्म कर लिया। लेफ्ट टू राइट भी, टॉप से बॉटम। लेफ्ट टू राइट में एक एक्सेप्शन है, बी और बी को इंटरचेंज कर दो, एन और ओ को इंटरचेंज कर दो। टॉप से बॉटम में दो एक्सेप्शन है, एक बोरान फैमिली, दूसरा कार्बन फैमिली। अब आ जाते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए जो एक्सेप्शन नंबर 1 है लेफ्ट टू राइट के लिए, क्या है बताओ, L2R। टी आई को क्या करना है, 2 स्टेप आगे लिखना है, टूवर्ड्स। और क्या करना है दूसरा, एफ एंड सीओ को क्या करना है, इंटरचेंज करना। बस इसका काम खत्म हो जाता, डन। अब उसके बाद टॉप से बॉटम में T2B, टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम के लिए बेटा क्या याद रखना है, बहुत है, 3D, 4D और 5D।
तो किसको, इसमें ये हो जाएगा और इसमें ये। यही था कि नहीं था, देख लो, बोलो। तो सारा देखो जितनी पॉसिबिलिटी थी सब कर लिया। कल इसका शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक बार पहले पढ़ के आओगे तब शॉर्ट नोट्स, जैसे हमने आज बनाया एटॉमिक एंड आयनिक है, कल इसका शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा फिर। चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलिए लिखिए फटाफट। चलो क्वेश्चन लिखिए। अरेंज जैसे पहला है, ये पहला है। इसको आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है। दूसरा जो है नाना पाटेकर आर्सेनिक सब बिंदास, ये है। दोनों को आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है। चलो करो इसको फटाक से। तो देखो बेटा, आपको तुरंत बस दो के लिए एक्सेप्शन होता है, एक तो बोरॉन, दूसरा कार्बन के लिए। नाइट्रोजन वाले में तो सेम एज यूजुअल जैसे करते आ रहे थे। जल्दी से करो सारे बच्चे। तो बोलो, नाना पाटेकर आर्सेनिक सब बिंदास, ये टॉप से बॉटम है। तो टॉप से पहले नॉर्मल वाला करते हैं, टॉप से बॉटम जाने पे बोलो बेटा, साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बोलो, तो सबसे ग्रेटर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। बोलो बेटा, ये पहला तो हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, देख लो तुम लोग, वहां पे रीजन भी लिख लो। टॉप से बॉटम जाने पे साइज साइज इंक्रीजेस, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिग्री, ये पहला हो गया, रीजन लिख लो उस ब्रैकेट में। अब बोरान तो एक्सेप्शन होता है, तो ये बिना याद किए नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए बस डायरेक्ट डब्ल्यू बना लो। तो दिस इज द, बोलो, बी हो जाएगा, फिर ये ए एल, फिर जी ए टी एल। अब इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बी टी एल जी ए, फिर ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा। तो बेटा हम टिप्स पे होना चाहिए, टॉप से बॉटम में किसके बाकी सब नॉर्मल तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन फैमिली के लिए लिखना है, ऑक्सीजन फैमिली के लिए लिखिए, क्या हो जाएगा भाई, नॉर्मल, ओम शांति से टी हो, तो इसमें वही वाला, यही वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बस एक्सेप्शन को याद रखना है, बाकी सारी चीजें आपको जैसे नॉर्मल, बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज के हिसाब से करना है। क्लियर बच्चा? चलो, तो आप लोग इसको पढ़ के आओगे, कल मैं पहले शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा एनाइजेशन एनर्जी। होमवर्क में डीपीपी नंबर दिखाना, कौन सा एनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन था ना, डीपीपी नंबर 2 हुआ था ना लास्ट लेक्चर में, हमने क्या किया था, 2 हो गया है। डीपीपी नंबर 3 में सारे आयनाइजेशन एनर्जी वाले क्वेश्चन, और ये वाला भी है। तो डीपीपी नंबर 3 कल करके आओगे, इसको डिस्कस करेंगे। होमवर्क में लिख लीजिए, डीपीपी 3। बोलो बेटा, आज का सब अच्छे से इसको याद कर लेना, याद हो जाएगा ना? कल मैं